आज पूरे दिन की अपडेट आपके साथ साझा करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के एम्स में एडमिट हैं और उनका जो उपचार है वहां चल रहा है। लेकिन उन्होंने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को फोन करके जो ताज़ा अपडेट ली हैं कुछ मामलों की जो उनके दिमाग में चल रहे थे और जो उनके जाने के बाद से डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में कुछ मामले थे। इसका मतलब ये कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ साइन पॉजिटिव हैं और बहुत जल्दी वहां से आने के बाद रूटीन में मुख्यमंत्री काम को संभालेंगे। तो एक ये अपडेट तो सबके लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि एम्स से कोई, हालांकि एम्स से कोई ऑफिशियल हेल्थ बुलेटिन अभी सामने नहीं आया है। आज उनकी सेहत को लेकर जो उनके प्रधान मीडिया सलाहकार हैं उन्होंने जरूर मीडिया को ब्रीफ किया है। इसके साथ जो बाकी चीजें हैं उनको लेकर बात करें तो आज कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा अपडेट हमारे सामने है और वो अपडेट ये है कि जो राज्य सरकार एक मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी एक केस में, जिसका इंतजार सभी कर्मचारियों को है और ये मामला है जो अपॉइंटमेंट की तिथि से आपको सेवा लाभ देने का, जो चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस हो चाहे रेगुलर हो, लेकिन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से पेंशनरी बेनिफिट या जो बाकी सारे सेवा लाभ हैं उनको देने का मामला। और उसमें जो मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन है राज्य सरकार की वो रिजेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये कि अब इम्प्लीमेंट करने के अलावा और कोई रास्ता, कोई और विकल्प दिखता हुआ नहीं मिल रहा है और इसके बारे में आपको विस्तार से अपडेट देंगे कि अब आगे के लिए क्या रास्ता इसमें राज्य सरकार के पास बचा है। साथ में बात करेंगे डॉक्टरों के उस केस की जो टाइम स्केल को लेकर इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा डिले करने के लिए सरकार हाई कोर्ट गई थी। वहां से भी कोई ज्यादा रिलीफ नहीं मिला, हालांकि सिर्फ 15 दिन का वक्त एक्स्ट्रा मिल गया है। और इस पूरे केस में अब जो ऑप्शन है राज्य सरकार के पास वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। कुछ ऑफिसर आज रिटायर हुए हैं। आपको पता है कि जो राजीव शर्मा है वो रिटायर हुए हैं। जो पावर और बाकी बिजली बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पदभार देख रहे थे, उनको लेकर एक ऑर्डर हुआ है, उनका जो कार्यभार है उसको लेकर उसकी जानकारी आपको देंगे। साथ में आपको बताएंगे कि जो 5 नवंबर का पेड हॉलिडे कहां कहां हुआ है, ये क्योंकि उपचुनाव से रिलेटेड मामला है। प्रिंसिपल और एडिशनल डायरेक्टर की डीपीसी आज हुई है, एजुकेशन सेक्रेटरी ने की है। वो टॉपर्स को 1 लाख कैसे मिलेगा उसको लेकर क्या करना पड़ेगा वो एक अलग बात है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, किस मामले में लिखी गई है ये चिट्ठी वो भी आज बताएंगे आपको। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है पूर्व राज्यपाल की एक स्कीम को लेकर। एसपीयू में वीसी की नियुक्ति को लेकर आज सर्च कमेटी की बैठक हुई है और साथ में बात करेंगे जो वाटर सेस को लेकर झगड़ा कैसे बढ़ा है। ट्राइबल में नौतोड़ फंस गया है और उसको लेकर गवर्नर ने एक बात जरूर कही है, क्योंकि गवर्नर के एंड पे इस मामले को भेज दिया गया था, क्योंकि जो रिलीफ है एक एक्ट को पोस्टपोन करके गवर्नर ही दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भी मामला आगे प्रधानमंत्री तक ले जाने की बात कही है। बीएड के रिजल्ट की बात करेंगे। एससीए की शपथ आज हुई है। शिमला में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें महिला बस के नीचे आ गई है और मौसम के अलर्ट की जानकारी देंगे। देखिए, मौसम विभाग से एक जो फोरकास्ट है वो सामने आया है पूरे नवंबर का, वैसे केवल क्योंकि कल से नवंबर शुरू हो रहा है। अगर अभी की मैं बात करूं तो 2 नवंबर से मौसम थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ उतना एक्टिव नहीं है, इसीलिए कोई बर्फबारी जैसी कोई बात अभी तक नहीं है। लेकिन नवंबर महीने में मौसम एवरेज रहेगा, ना कोई ज्यादा डिप आएगा टेम्परेचर में, ना ही ऐसा कोई स्नो का स्पेल है जो कई बार नवंबर में भी स्नो गिर जाती थी। चोटियों पे अगर बर्फबारी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये बर्फबारी है नवंबर में वो अर्ली हो जाए, ऐसा कोई फोरकास्ट अभी हमारे सामने नहीं है। जहां तक बात करें एडिशनल चार्ज की, तो जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं भरत खेड़ा, इनके पास अभी पीडब्ल्यूडी, जीएडी, एसएडी, सैनिक वेलफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है और इसके साथ ये चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। साथ में स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज के सेक्रेटरी भी हैं, आईपीआर के भी हैं। इनको एडिशनल चार्ज एक और दिया गया है एमपीपी एम्पावर का
और साथ में ये चेयरमैन बिजली बोर्ड के भी रहेंगे। इसका मतलब कि जो बाकी कार्यभार है वो फिर किसी और को मिलेगा। उसमें यूथ भी है, आयुष भी है, ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं जो राजीव शर्मा के पास थे वो किसी और को मिलेंगे। हो सकता है बुलेटिन के दौरान ही, चलते हुए बुलेटिन में इस बारे में कोई ऑर्डर आ जाए, तो उसकी बात अलग कर लेंगे उसी वक्त। लेकिन जहां से जो इसके अलावा मामला है उनकी अगर मैं बात करूं, तो अभी हमारे सामने देखिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर किसको लगाते हैं या चार्ज दिया जाता है, उसको लेकर जरूर इंतजार रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आप अब 30-31 की वजह से, लास्ट डेज होने की वजह से ट्रांसफर्स की कई फाइलें पेंडिंग होती हैं। अभी देखिए, जो एचआरटीसी की एक बस की चपेट में महिला आ गई है, इसकी मौत हो गई है। एमएलए क्रॉसिंग के पास ये हादसा हुआ है आज 1 बजे के आसपास, और ये सड़क क्रॉस कर रही थी, अस्पताल ले जाती हुआ इसने दम तोड़ दिया। मामला दर्ज हो गया है, लेकिन महिला की पहचान शीला कश्यप, निवासी धारकुफर, डाकघर नेरी, तहसील शिमला के तौर पे हुई है। और इसमें मामला दर्ज करने के बाद जो अगली जांच है वो चल रही है। जहां तक बात एससीए की शपथ की है, तो एचपीयू में जो नॉमिनेशन के जरिए जो एससीए बनती है, उसमें जो शपथ ग्रहण समारोह किया गया, इसमें कुलपति सत्यप्रकाश बंसल मौजूद थे। ज्योग्राफी विभाग की मुस्कान अब अध्यक्ष हैं, बायो साइंसेज की कृति शर्मा उपाध्यक्ष हैं, अंग्रेजी की नव्या शर्मा सचिव हैं, और विधि विभाग से आस्था गुप्ता सह सचिव हैं। चारों ही स्थानों पे लड़कियां हैं। वजह यह है कि ये जो एससीए है ये टॉप मेरिट से बनती है, और आजकल लड़कियां ही मेरिट में आ रही हैं, तो दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। जहां तक बात जो बीएड के रिजल्ट को लेकर है, तो एचपीयू नवंबर के पहले सप्ताह में बीएड का रिजल्ट घोषित करेगा, और ऐसा प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया है। एग्जाम ब्रांच में कॉलेजों से प्राप्त अवार्डों को छात्रों की आईडी में अभी चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद ये अंतिम वर्ष का रिजल्ट घोषित होगा, और उसके बाद इसकी अगली प्रक्रिया उसी तरह से चलेगी। जहां तक इसके बाद अगला विषय है, तो अगला जो मामला है वो है नौतोड़ वाला मामला, जो बात की है अभी गवर्नर ने। और ये जो मामला है नौतोड़ वाला, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इस मामले को गवर्नर तक पहुंचाया था जो हमारे ट्राइबल के मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, उन्होंने, क्योंकि किन्नौर में नौतोड़ का आवंटन करना होता है, उसके कारण, क्योंकि आजकल एफसीए के कारण एफआरए भी आजकल लागू है, और उसको डिले करना गवर्नर के पास ही अधिकार था। लेकिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनजातीय क्षेत्र में नौतोड़ की बहाली को लेकर मामला उठाया जाएगा, और साथ में सीमा सड़क संगठन को सड़क निर्माण का कार्य सौंपने के बारे में भी अवगत करवाएंगे। ये लियो से चांगो सड़क की बात हो रही है, जहां निर्माण कार्य में गति लाने के लिए प्रदेश सरकार से सिफारिश करेंगे। इन सारी बातों को उन्होंने कहा है। प्रेजेंटली सबसे पहला मामला यह है कि जो नौतोड़ का इशू है वो इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि नौतोड़ का आवंटन इस बार जगत सिंह नेगी करना चाहते हैं, पिछले 5 साल में ये हो नहीं पाया, और उसको करने के लिए ये जरूरी है कि एफआरए को लिमिट किया जाए, उसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाए, और उसके बाद फिर आगे इसमें आवंटन किया जाए। जहां तक बात इसके बाद अगली है, तो वो पीजीआई और एम्स को लेकर बसों की है। आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आईएसबीटी से सिरमौर के भंगारिणी देवी मंदिर जो है वहां के लिए बस सेवा की शुरुआत की, क्योंकि एचआरटीसी ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए टूरिज्म सर्किट एक बनाने का फैसला किया है। इससे पहले धर्मशाला से भी एक बस को रवाना किया गया था, और उसमें बाहरी राज्यों के जो धार्मिक स्थल हैं वहां भी अब एचआरटीसी की बसें भेजी जा रही हैं। और उन्हीं बसों में से अब एक जो मामला है, ये भंगारिणी देवी के लिए भी शुरुआत की है आज। ये शिमला आईएसबीटी से चलेगी बस, और इसका शेड्यूल आपको बाद में अलग से भी मिल जाएगा। कल जो दिव्य हिमाचल अखबार में भी आप इस बारे में पढ़ सकते हैं, और उसमें चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो उसके अलावा मामले हैं, जो आज नई बात कही है उप मुख्यमंत्री ने, वो बात जो है नई वाली जो बात है वो है धार्मिक सर्किट के अलावा जो एक मेडिकल सर्किट शुरू करने की। देखिए, शिमला से पीजीआई या शिमला से एम्स को लेकर, या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको लेकर भी कनेक्टिविटी के लिए एचआरटीसी कुछ नई बस सर्विस शुरू करने जा रहा है। और इस बस सर्विस के कारण जो मरीज हैं, जो हॉस्पिटल से जिनको डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है, उनको ये सुविधा देने की कोशिश है। तो इसके बारे में आगे देखना होगा कि ये कहां कहां इस तरह की सर्विस शुरू हो पाती है। इसके बाद अगली अगर हम बात करें, तो वो है
मामला वाटर सेस का। वाटर सेस को लेकर भारत सरकार ने इसका विरोध किया है। जो हिमाचल सरकार ने वाटर सेस लगाया है उसका ये पहले सबको पता है, लेकिन अब भारत सरकार ने सभी राज्यों को ये चिट्ठी भी लिख दी कि हिमाचल सरकार ने जो सेस लगाया है उसको सीरियसली ना लें या उसका भुगतान अभी ना करें, क्योंकि इसको केंद्र सरकार मान्यता नहीं देती। तो आज जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं, जिनके पास जल शक्ति भी है और जल शक्ति के मार्फत ही सेस को लगाया गया है, उन्होंने दो चीजें कही। एक तो ये कि वाटर सेस लगाना राज्य सरकार का अधिकार है, क्योंकि पानी हिमाचल का है और पानी पर राज्य सरकार का पूरा अधिकार है और इसको केंद्र विरोध नहीं कर सकता। मामला अभी हाईकोर्ट में है और केंद्र राजनीति से प्रेरित इसमें स्टैंड ले रहा है। तो जहां तक उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी फैसला जो है वो उत्तराखंड सरकार के पक्ष में आया है, वहां केंद्र कुछ नहीं कह रहा क्योंकि वहां उनकी सरकार है और हिमाचल के इस स्टैंड का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल ना सिर्फ वाटर सेस बल्कि वाटर कमीशन बनाएगा, ताकि जो बाकी जो काम है वो भी पानी से संबंधित जितने भी काम है वो वाटर कमीशन ही देखे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका जवाब भी आज दिया है। उन्होंने ये कहा कि जो वाटर सेस को लेकर राज्य सरकार दावा कर रही है, तो जैसे राज्य का हक पानी पे होता है वैसे ही केंद्र का भी होता है। ऐसा नहीं है इसमें कि जिस राज्य में जो नदी बह रही हो उसी राज्य की हो गई, क्योंकि वाटर नेचुरल सोर्स है और इसका जो संघीय ढांचे में केंद्र का भी उसमें अधिकार है। और मुकेश अग्निहोत्री घुमा फिरा कर आरोप लगाते हैं, उनकी आदत है, ऐसा जयराम ठाकुर ने कहा। जो केंद्र ने हिमाचल ही नहीं उत्तराखंड को भी पत्र लिखा है और यहां पर सरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वाटर सेस पर पत्र आया है तो सरकार अपना पक्ष केंद्र के समक्ष रखे। कानून का ज्ञान केवल उप मुख्यमंत्री को नहीं है, वह केवल जग हंसाई वाली बातें कर रहे हैं, ये कहा जयराम ठाकुर ने। और इसीलिए जो वाटर सेस को लेकर लड़ाई है अब वो पॉलिटिकल भी होती हुई दिख रही है। जहां तक बात वीसी की चयन की है, तो कल एचपीयू के लिए सर्च कमेटी की बैठक हुई थी, आज एसपीयू के लिए हुई है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को लेकर ये जो बैठक है ये मुख्य सचिव ने की है। गवर्नर हाउस गए थे और वहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें फॉर्मर वीसी जो है प्रोफेसर एचडी चरण, ये गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के हैं, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के पूर्व वीसी हैं, और प्रोफेसर जेपी पांडे जो पूर्व वीसी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं और मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं। ये सब इसमें थे। और इसके बाद अब विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां होंगी वीसी की, उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, क्योंकि सर्च कमेटी की पहली बैठक में जो प्रोसीजरल चीजें थी वो पूरी हो गई हैं और अब सिर्फ आवेदन लेने का काम बचा है और वो कल से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस बयान के जरिए राज्य सरकार पर एक और आरोप लगाया है और ये आरोप जो कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बयान पर आधारित है। देखिए, उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक खेती और जो नेचुरल फार्मिंग है वो दोनों एक तरह से है। हिमाचल में जो किसान खेती करते हैं वो प्राकृतिक की होती है, लेकिन पूर्व सरकार के समय इसको गलत रूप दिया गया, वाहवाही लूटने की कोशिश की गई, बजट डाइवर्ट किया गया और इसीलिए इसमें सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाली बात है, ऐसा मंत्री ने कहा था। तो जयराम ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक खेती योजना को बंद करके किसानों को परेशान करना सरकार का मकसद है और अभी भी पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद करने का ही काम सरकार कर रही है, अपना इनका कुछ नहीं है। और जो अभी तक भी हर समाज के हर वर्ग को परेशान करने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। एक सूत्रीय अभियान चलाया है पूर्व सरकार के कामों को बंद करने का और सरकार बनते ही जनहित के 1000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, आउटसोर्स वालों को डीजल के नाम पर वैट बढ़ाकर 2 बार डीजल की कीमतों में 8 रुपए बढ़ा दिए। और अब प्राकृतिक खेती जो किसान, इसमें हिमाचल एक लीड ले रहा था और उसमें भी स्टेट को नुकसान करने वाला फैसला लिया जा रहा है। इसके बाद आज एक प्रेस वार्ता की थी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने और ये जो प्रेस वार्ता थी ये जो चैनलाइजेशन के प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर थी। देखिए, हिमाचल सरकार के 2531 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट चैनलाइजेशन के भारत सरकार में हैं और ये पूर्व में जब महेंद्र सिंह ठाकुर मंत्री थे उस वक्त ये भेजे गए थे और इनकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो चुकी है। आज उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके आगे की प्रक्रिया को भारत सरकार ने अभी नहीं किया है और वो इसको लेकर बार बार आग्रह कर रहे हैं। अब 11 प्रोजेक्टों को की फंडिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस चिट्ठी के बाद आगे क्या होगा उसका इंतजार है। वैसे ये चैनलाइजेशन जो है ये सिरखड्ड में 157 करोड़ की है, स्वां नदी तटीकरण में जो बचा हुआ काम है 46 करोड़ है,
नकेड़ खड्ड कांगड़ा में 231 करोड़, राइट बैंक यमुना 250 करोड़, गिरी नदी तटीकरण 25 करोड़, मार्कंडे रिवर 105 करोड़, पब्बर नदी टिकरी से हाटकोटी 190 करोड़, फ्लड प्रोटेक्शन सवा रिवर 339 करोड़, ये अलग से काम है। सिर खड गुमारनी जो है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो ये सुकेती का भी इसमें 485 करोड़ का है, और ये सारा काम हो गया है, यानी सारा ओके हो गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के बाद आगे काम इसमें नहीं हुआ है, ये मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है, और इसीलिए उन्हें इस बारे में अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ा है। इसीलिए आगे इसमें जो भी अपडेट होगी वो हम आपको इसके बारे में अवगत करवाएंगे। अब हिमाचल में जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके वो जो टॉपर्स हैं उनको सरकार 1 लाख रुपए देगी, और ये मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाएगा। ये पूर्व सरकार के दौरान शुरू हुई थी, और इस स्कीम के तहत 25 नवंबर 2023 तक जो मेधावी छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्थायी निवासी हिमाचल का होना चाहिए। +2 में 280 अभ्यर्थियों, स्नातक स्तर के 120 अभ्यर्थियों को मेरिट आधार पर चयनित किया जाएगा। +2 में पढ़ रहे सामान्य वर्ग श्रेणी के ये बाकी इसमें पूरी कैटेगरीज दी गई हैं। इसमें आय सीमा परिवार की 2.5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अंकों की प्रतिशतता 50 से 45% रहेगी। +2 कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों के मामले में अंकों की प्रतिशतता 75% से 65% तक सामान्य आरक्षित वर्ग दोनों अलग अलग रहेगी। फिर उसमें आगे चयन होगा अगले तरीके से। तो ये जो मेधा प्रोत्साहन योजना है, ये अब वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि किस किस को ये 1 लाख रुपया मिलेगा, और ये हायर स्टडीज के लिए दिया जाता है। और इसमें जो स्टडी है वो सीक्लेट, नीट, IIT, JEE, एम्स, AFMC, NDA, UPSC, SSC, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रेलवेज, ये जो कोर्स हैं, जो परीक्षाएं हैं, भर्ती परीक्षाएं हैं, इवन वहां भी या आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और कौन कौन से जो एजुकेशनल या कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको ले सकते हैं, उसके बारे में भी ये प्रक्रिया आपको क्लियर तौर पर बताई जाएगी। और कल जो दिव्य हिमाचल में इस बारे में विस्तार से आप खबर के रूप में भी देख सकते हैं। अगली बात करें तो वो बात है प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर DPC की। देखिए, आज शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर DPC की है, क्योंकि इस मामले में बहुत दिनों से जो VCC है उसके बारे में, VCC के कारण थोड़ा प्रक्रिया लेट हो गई थी, लेकिन अब VCC आ गई थी, इसलिए आज ये DPC की प्रक्रिया हुई है। वैसे इसको लेकर जो हेडमास्टर कैडर है उन्होंने कहा था कि बेशक डिले कर दिया जाए, लेकिन जो इसमें जो कोटा है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, 50% वाला। हालांकि DPC में क्या हुआ होगा वो तो फिर जिस दिन ऑर्डर होगा उसी दिन पता चलेगा। हालांकि इसमें ऑर्डर होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि DPC की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद मुख्यमंत्री के सिग्नेचर फाइल पर चाहिए, और CM के आने में भी थोड़ा टाइम है, तो इस ऑर्डर के जारी होने में भी टाइम लगेगा। स्कूल प्रिंसिपल के साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर स्कूल की जो DPC है वो भी साथ में हुई है, और उसमें जो जो एलिजिबल होंगे वो आपको आगे जो उसकी डिटेल है जब ऑर्डर होगा तो उस बारे में आपको जानकारी दे देंगे। इस DPC के साथ जो JOAIT हैं हायर एजुकेशन में,